नमस्कार, मैं अनुज सोम। एनवायरनमेंट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कुछ तकनीक कारण की वजह से वीडियो वहीं रोकनी पड़ी थी, तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि 1860 से लेके और 1990 तक पृथ्वी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ा। पृथ्वी के टेम्परेचर में 1 सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी का कारण औद्योगिक क्रांति, इस समय हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तीव्र इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के कारण ये हुआ, और इस औद्योगिक क्रांति में मुख्य रूप से ईंधन के रूप में कोयला इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और कोयला कार्बन का एक प्रतीक है। हम जानते हैं कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। कोयले में कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा होती है और कार्बन का प्रतीक सी है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो CO2 का निर्माण होगा। और अभी जैसे हमने पहले टॉपिक में जिक्र किया था कि 60% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? 1990 से लेके और 2005 पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो पिछले 130 वर्ष में केवल 1 डिग्री टेम्परेचर, और लगभग 15 वर्ष में टेम्परेचर 1.5 डिग्री, जबकि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना है, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है। देखो एवरेज क्यों है? क्योंकि यहाँ जो इक्वेटर है हमारी, मतलब भूमध्य रेखा है, उस रेखा भी कहा गया, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और ध्रुवों के पास टेम्परेचर थोड़ा कम है। इस वजह से हम ओवरऑल टेम्परेचर एवरेज में नापते हैं, तो लगभग पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये टेम्परेचर यहाँ 1 सेल्सियस और यहाँ 1.5 सेल्सियस बढ़ रहा है। इस समय यहाँ से भी ज़्यादा तेज औद्योगिकरण हुआ है, मतलब तेज फैक्ट्री वगैरह लगी, गाड़ियों का उपयोग ज़्यादा हुआ, तो तेज़ी के साथ कार्बन का उत्सर्जन हुआ। कार्बन उत्सर्जन तेज़ी होने की वजह से क्या पैदा हुई समस्या? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई, और पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो गया? बढ़ के 1.5। अभी IPCC, जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो में जिक्र किया था, IPCC ये कहती है कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो जो 21वीं शताब्दी है, यानी कि पूरा 2100, लगभग पृथ्वी का टेम्परेचर 6.4 सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब पूरी 21वीं शताब्दी के आसपास पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 6.4। जी, 6.4। ठीक है, हाँ, तो लगभग जो है, हाँ, अगर इतना पृथ्वी का टेम्परेचर, देखो यहाँ फैक्ट क्या है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता है, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण समुद्र का लेवल बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पे लगभग 40,000 द्वीप हैं। ठीक है, एक अनुमान है जिसके अनुमान लगभग 40,000 द्वीप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जापान का ले लो आप। जापान, तो जापान लगभग 3,900 द्वीपों पर बसा है। हालांकि जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं, उसके बाद हम डिस्कस बाद में करेंगे। जापान में लगभग कितने द्वीप हैं? 3,400, लेकिन 4 बड़े द्वीप हैं जापान में। इसी प्रकार इंडोनेशिया, 13,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। तो लगभग ओवरऑल जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 40,000। इनमें मालदीव की समस्या सबसे ज़्यादा है। 1200 के आसपास मालदीव में द्वीप है, लेकिन छोटा सा है, और समुद्र लेवल से थोड़ा सा उसका स्थान भी नीचे है। और अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ा तो ये समुद्र में समा सकते हैं। कारण क्या होगा? देखते हैं हम। देखो, ये सपोज करो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये जैसे हम जानते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आर्कटिक कहलाता है। और ये वाला क्षेत्र है आपका अंटार्कटिक। दोनों बर्फ से ढके हुए हैं, जबरदस्त बर्फ है। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और जो द्वीप हैं छोटे छोटे, वे समुद्र में समा सकते हैं। भारत ही ले लें हम अगर, तो भारत में जो ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, ये 3 ओर से पानी से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। इंग्लिश में पेनिनसुलर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप का भी आधा भाग समुद्र में समा सकता है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो भविष्य की समस्या, दूसरी बड़ी समस्या, अभी पे स्पेशल फैक्ट पूछती है SSC, फोकस करोगे आप।
देखो क्या होगा, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों ध्रुव पिघलेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं। अब पूरी पृथ्वी पे पीने योग्य पानी 2.5% है। पीने योग्य पानी जो है कितना है, 2.5। एसएससी सीजीएल 2011 या 12 के एग्जाम में आया, इसका भी 80% बर्फ के रूप में जमा है। 2.5% ड्रिंकिंग वाटर ओनली, और उसका भी 80% जो है आपका बर्फ के रूप में जमा है। और अगर ये बर्फ पिघलती है तो पानी पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी गंगा नदी है, उत्तर भारत की जब हम नदियाँ के विषय में पढ़ेंगे तो उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा कहलाती हैं, जिनमें सदैव पानी। सदा नीरा मतलब क्योंकि ग्लेशियर हैं हिमालय में, ग्लेशियर के पिघलने से नदी में पूरे वर्ष जल भरा रहता है, जिसे हम सदा नीरा कहते हैं, वर्ष भर होने के कारण। हालांकि एक चीज़ मैं आपसे यहाँ और भी शेयर कर दूँ, गंडक जो नदी है उसका प्राचीन नाम भी सदा नीरा है, तो यहाँ डिफरेंट करो। सदा नीरा मीन्स जिन नदियों में सदैव जल है, जबकि प्रॉपर नाउन के रूप में इसे गंडक की मतलब जो गंडक नदी है उसे भी सदा नीरा कहा गया है, ठीक है। तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो पीने की पानी की समस्या होगी। ऐसी स्थिति उत्तर भारत, गंगा जो एक पवित्र नदी है, भारत की 37% आबादी इस नदी के किनारे निवास करती है। मतलब एक आबादी का भारत का बहुत बड़ा भाग गंगा नदी के किनारे है। और अगर जैसे कि बता रहा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई, गंगा का जो ग्लेशियर है गोमुख अगर वो पिघला तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो प्यासा मर जाएगा। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है। पूरी दुनिया जो है पानी या बाढ़ की समस्या से प्रभावित होगी। बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि बर्फ एकदम से पिघलेगी तो बाढ़ भी होगी और उसके बाद सूखे की समस्या हो सकती है। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, इसे हम कंटिन्यू करेंगे।